एक आदमी शाम के समय अपनी पत्नी और 1.5 साल की बच्ची के साथ बाइक पर बैठकर अपने ससुराल से अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ता है, वहां जब पहुंचता है, कुछ लोग रोक लेते हैं। वे लोग उस व्यक्ति के ऊपर हमला ही नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ उसकी पत्नी को जबरदस्ती उठा करके जंगल की तरफ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ उसके साथ ऐसा हो जाता है जिसको जानकर हर किसी के पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश राज्य की, और उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है शिवलिंग, और शिवली थाने के अंतर्गत ही एक गांव लगता है केसरी निवादा। बात हम आपसे कर रहे हैं 5 सितंबर 2023 के रात के करीब 8 बजे के आसपास की। दरअसल इसी केसरी निवादा से एक व्यक्ति पुलिस वालों को कॉल करता है और रोते बिलखते पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मेरा नाम रमन पाल है। रमन, जिसकी उम्र करीब करीब 34 वर्ष के आसपास होती है, रमन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कुछ लोगों ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और उसको लेकर के जंगल के भीतर चले गए हैं। आप प्लीज किसी भी तरीके से मेरी पत्नी को बचा लीजिए। जैसे रमन इस तरह की खबर पुलिस वालों को देती है, पुलिस वाले आनन फानन में ही अपने दलबल के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पर पहले से ही काफी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। इधर रमन जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, उनके सामने जब जाता है और पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का नाम सरिता हो, और सरिता जिसकी उम्र होती है करीब 30 वर्ष के आसपास की। और रमन पुलिस वालों से फिर कहता है कि साहब, मेरी पत्नी जो है गौलो गांव की रहने वाली होती है। दरअसल शाम के समय जब अपनी पत्नी और बच्ची के साथ अपने घर के लिए बाइक से रवाना हुआ, इस गांव के नहर के किनारे से जब हम निकल रहे थे, 3 लोगों ने मेरा रास्ता को रोक लिया। उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला ही नहीं किया, बल्कि मेरी पत्नी को लेकर के जंगल के भीतर चले गए। रमन जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, पुलिस अब अपने टीम के साथ जो उस जंगल के भीतर जाती है और सरिता की हर जगह पे तलाश करती है, ढूंढती है। इधर पुलिस अभी तलाश कर ही रही थी सरिता की, तभी रमन इस बात की जानकारी ससुर कमलेश पाल को देता है। अब कमलेश पाल भी घटनास्थल पे तुरंत पहुंच जाता है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरिता का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। अब काफी रात भी बीत जाती है। काफी रात हो जाने की वजह से पुलिस अब रमन और उसके ससुर कमलेश पाल को अपने साथ लेकर के थाने चली जाती है। इधर दोनों जब थाने के भीतर पहुंचते हैं तो कमलेश पाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा दामाद जो है सब कुछ झूठ कह रहा है। दरअसल रमन ने ही मेरी बच्ची को कहीं गायब कर दिया है, क्योंकि रमन मेरी बच्ची के साथ में काफी दुर्व्यवहार भी किया करता था। अब कमलेश जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, इसको सुन करके रमन तुरंत ही पुलिस वालों का पैर पकड़ लेता है और रोते बिलखते पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं अपनी बच्ची की कसम खा करके कह रहा हूं, मैंने सरिता को गायब नहीं किया है। अब दरअसल वो 3 लोग थे और तीनों ने जब सरिता को जबरदस्ती उठा करके जंगल की तरफ गए। रमन इस तरह की बातें बार बार पुलिस वालों को कहता है। पुलिस रमन और कमलेश दोनों को जवाब देता है कि हम फिर जंगल में चल करके उस जंगल में सरिता की तलाश करेंगे। पुलिस वाले ऐसे जैसे कहते हैं, अगली सुबह पुलिस जैसे अपने टीम के साथ उस जंगल में जाती है और जाकर के सरिता की फिर से तलाश करती है, तब जाकर के सरिता पुलिस को मिल जाती है। दरअसल सरिता की हत्या तब तक की गई थी। पुलिस जब सरिता की लाश को चेक करती है, देखती है, तो पता चलता है उसके शरीर के ऊपर कई जगहों पे चोट और घाव के निशान ही नहीं होते, बल्कि उसके गले के ऊपर एक चुनरी लपेटी होती है, जिसको देख करके इस बात से स्पष्ट था कि शायद सरिता की उसी चुनरी से हत्या कर दी गई। अब इधर कमलेश और उसका दामाद रमन जो होता है, जब सरिता के डेड बॉडी को जब देखते हैं, चीख पुकार करके रोने लगते हैं, काफी चीखते चिल्लाते हैं। अब सरिता की डेड बॉडी को कब्जे में ले लेती है पुलिस और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। और रमन के कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है और इस केस की पूरी तरह से अच्छे तरीके से छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही एक दिन का समय बीत जाता है, इधर कमलेश पर पुलिस के ऊपर फिर से दबाव डालना शुरू कर देता है कमलेश, और कमलेश पाल पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरी बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरा ही दामाद रमन ने किया है। कमलेश जब इतने दावे के साथ पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फिर से जो है रमन से पूछताछ करती है। अब रमन इस बार भी पुलिस वालों को फिर से वही कहानी सुनाता है, लेकिन इस बार पुलिस अब
रमन के साथ सख्ती से पेश आना शुरू हो जाती है। अब पुलिस जैसे ही अपना दबाव देती है रमन पर, रमन आखिरकार मजबूर होकर के अपनी पूरी सच्चाई पुलिस वालों के सामने कबूल कर लेता है। रमन पुलिस वालों को कहता है कि साहब, सरिता की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन रमन जब इस हत्या की पूरी कहानी को बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। सरिता, जिसके पिता का नाम होता है रामपाल, मां का नाम होता है शर्मिला देवी। अब इस रामपाल के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटी। बड़ी बेटी की शादी कर चुका होता है, दूसरा बेटा होता है लाखन और सबसे छोटी बेटी होती है सरिता। कमलेश, जो कि खेती किसानी का काम करता है, बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। इधर सरिता जैसे ही अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, कमलेश पाल अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार कमलेश पाल की ये तलाश बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है और उसे रमन मिल जाता है। अब रमन, जो कि चौबेपुर थाने के अंतर्गत पनोपुरवा गांव के रहने वाला होता है। रमन का पिता का नाम होता है रामपाल, मां का नाम होता है उमापाल। रामपाल के टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा अमन और छोटा बेटा रमन। अमन, जिसकी शादी हो चुकी है, और अमन अपनी पत्नी के साथ हरियाणा के गुड़गांव शहर में रहता है। और रमन, जो कि बहुत ही मुश्किल से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई करता है और फिर अपने ही इलाके की एक छोटी सी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी करने लगता है। साथ ही साथ अपने पिता के साथ खेती किसानी का भी काम किया करता है। अब इधर कमलेश पाल को रमन जैसे ही पसंद आ जाता है, 17 फरवरी 2018 को अपनी बेटी की शादी रमन से कर देता है। अब सरिता जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, कुछ दिनों का समय जैसे बीतता है, सरिता के सास उसे परेशान करना शुरू कर देती है। दरअसल उसकी सास दहेज को लेकर के उत्पीड़न करने लगती है, प्रताड़ित करती है, क्योंकि सरिता जब शादी कर अपने ससुराल आती है तो अपने साथ कुछ भी दहेज लेकर के नहीं आती है। इस बात को लेकर के उसके सास जब उसे परेशान करना शुरू कर देती है, इस बारे में सरिता अपने पति से शिकायत करती है। लेकिन सरिता जब अपने पति से शिकायत करती है तो रमन अपनी पत्नी के बात सुनने के बजाय जो है अपनी माँ की बात सुन लेता है। सरिता जब अपने पति से शिकायत करती है तो फिर रमन भी उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। अब सरिता को ऐसा लगता है कि उसकी शादी गलत जगहों से हो गया है, गलत लोगों से हो गई है। जब उसकी सास बार बार उसके ऊपर दबाव डालती है कि तुम अपने मायके से जाकर के दहेज लेकर के आओ, इस पे सरिता अपने सास को साफ साफ शब्दों में कहती है, अगर मुझे पहले पता होगा कि आप लोग दहेज की इतनी लालची हैं, मैं ये शादी ही कभी नहीं करती। जैसे इस तरह की बातें वो कहती है। अब रमन सरिता की और भी बुरी तरीके से पीट देता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरिता इस बारे में अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहती है, बल्कि अपने पति के साथ वैसा ही समय बिताना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही करीब करीब 1.5 साल का समय बीतता है, सरिता के एक बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन एक बच्ची जैसे ही इस दुनिया में कदम रखती है, इस वजह से उसकी सास और ज्यादा भड़क उठती है, क्योंकि उसके सास जो है एक पोते का इंतजार कर रही थी। अब बच्ची जैसे ही आंगन में आती है, उसकी सास और उसके पति अब दोनों मिलकर के सरिता को परेशान करने लगते हैं। आए दिन हर रोज जब छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, एक दिन रमन के पिता इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि रमन को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब उसके बाद से रमन अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर के घर से बाहर निकल जाता है और एक किराए का मकान लेकर के रहने लगता है। क्योंकि रमन इतना भी पैसा तो नहीं कमा पाता था कि जिससे वो अपने परिवार के सही तरीके से पालन पोषण कर सके। जब रमन इस परेशानी से गुजरना शुरू होता है, शराब का सहारा वो ले लेता है। शराब ही नहीं पीता, बल्कि काफी मात्रा में कर्ज भी लेता है। अब ये सारा कर्ज अपने ही दोस्त रंजीत पाल से ले लेता है। रमन ये कर्ज, रंजीत जो है जो रमन के बचपन का दोस्त होता है। एक दिन रमन का दोस्त रंजीत जब उसके घर पे जाता है और जब पहली बार उसकी पत्नी की खूबसूरती को देखता है, तो उसकी खूबसूरती को देख उसका दीवाना सा हो जाता है। अब रंजीत अब सरिता के नजदीक पहुंचने के लिए अक्सर उसके घर पे जाना शुरू कर देता है। अब रंजीत को ये पता चल जाता है कि रमन शराब का आदी हो चुका है। अक्सर जब शाम के समय उसके घर पे हो जाता है, अपने साथ में एक शराब की बोतलें लेके जाता है और उस फिर बोतल रमन के घर में ही दोनों साथ बैठ करके शराब पीते हैं। और हर बार रंजीत जो है एक मौके की तलाश करने लगता है। जैसे ही रंजीत को एक दिन मौका मिल जाता है, सरिता से अपने दिल की बात वो कहने लगता है। लेकिन रंजीत जैसे इस तरह की बातें सरिता से कहता है, सरिता रंजीत के ऊपर एकदम से भड़क उठती है। सरिता अब रंजीत की अपने पति से शिकायत ही नहीं करती है,
बल्कि उसके अपने घर में आने से रोक भी लगवा देती है। लेकिन जब अपने पति से शिकायत करती है तो रमन अपने दोस्त को समझाने के बजाय अपनी पत्नी से कहता है कि रंजित जो चाहता है तुम उसके साथ कर लो। क्योंकि रमन जो है रंजित के कर्ज में इस तरह से डूब गया था कि चाह करके भी वो रंजित को मना नहीं कर पाता। इधर रंजित जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, सरिता जब उसकी बात में नहीं आती है। एक दिन रंजित अपने दोस्त बीरपाल से मुलाकात करता है और बीरपाल से सरिता के बारे में कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे एक बार सरिता से मिलना चाहता हूं। बीरपाल भी रंजित का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन रंजित बीरपाल को लेकर के अपने साथ में एक शराब की बोतल रमन के घर पे पहुंचता है। तीनों एक साथ बैठ करके शराब काफी मात्रा में पीता है और रंजित और उसका दोस्त मिलकर के रमन को काफी मात्रा में शराब पिलाते हैं। रमन जैसे ही काफी नशे में आ जाता है, उसके बाद से रंजित और उसका दोस्त बीरपाल जो है उस सरिता के कमरे में घुस जाते हैं और दोनों सरिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। सरिता वहां से कैसे भी भाग करके किचन में भाग जाती है और किचन में से ही एक तेज धारदार चाकू निकाल लेती है और दोनों के तरफ दिखाते हुए धमकी देने लगती है। कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया अगर, तो या तो मैं अपने आप को मार लूंगी या फिर तुम दोनों को ही जान से मार दूंगी। दोनों ही जब सरिता के इस कदर से रूप देख लेते हैं, डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सरिता जब इस बारे में अपने पति से कहती है तो रमन इसके बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ एक्शन नहीं लेता है। अब 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का समय होता है। सरिता अपने पति से मायके जाने के लिए कहती है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। लेकिन रमन अपनी पत्नी को उसके मायके जाने से साफ मना कर देता है। सरिता जब जिद करने लगती है, रमन उसकी पिटाई भी कर देता है उसी समय। लेकिन सरिता उस दिन अपने पति की बात नहीं मानती है और अपने बच्ची को लेकर के अपने मायके वो चली जाती है। लेकिन इस बार सरिता जब अपने मायके पहुंच जाती है तो रंजित और उसके दोस्तों के सारे करतूतों के बारे में अपने पिता और भाई से कह देती है। अब जैसे अपने मायके में वो पहुंचती है, थोड़ी ही देर के बाद रमन भी अपने ससुराल में पहुंच जाता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। लेकिन रमन जब अपने ससुराल में पहुंचता है तो सरिता के माता पिता और उसके भाई रमन को काफी बेइज्जत करते हैं और उसको अपने घर से निकाल देते हैं। इधर रमन जब काफी बेइज्जत होकर के अपने घर पर आता है, उसी दिन ही सरिता को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। अब रमन अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए जाकर के अपने दोस्त और रंजित से मुलाकात करता है और फिर सरिता को इस दुनिया से हटाने की पूरी प्लान तैयार करता है, बात करता है। इधर रंजित को जब ये पता चलता है, रंजित खुद ही अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाना चाहता है। रंजित भी रमन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रमन और रंजित अब सरिता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करता है। इस पूरे प्लान के भीतर रंजित अपने दोस्त बीरपाल और अपने ही गांव का एक लड़का सौरभ को भी शामिल कर लेता है। अब रमन रंजित से कहता है कि मैं 5 सितंबर को अपने ससुराल में जाऊंगा और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के लौटूंगा। तब तक तुम तीनों जाकर के केसरी नेवादा गांव के नहर के किनारे छुप करके तुम लोग रहना। जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेकर के वहां पे पहुंचूंगा, सरिता की हत्या कर देंगे। 5 सितंबर 2023 को इसी प्लान के तहत जो है रमन अपने ससुराल पहुंच जाता है। शाम के समय जब ससुराल में पहुंचता है, उसके ससुराल पहुंचने से ठीक पहले ही रमन के तीनों दोस्त जाकर के नहर किनारे छुप जाते। शाम के करीब 7 बजे के आसपास रमन जब सरिता को लेकर के अपनी बच्ची के साथ बाइक पर बैठ करके ससुराल से घर के लिए रवाना होता है, जैसे ही केसरी नेवादा गांव के नहर किनारे तक पहुंचता है, वहां पर जाकर के बाइक को रोकता है और वहीं पर तीनों से मुलाकात होती है। वहां पे रमन के तीनों दोस्त आते हैं और सरिता को जबरदस्ती उठा करके जंगल की तरफ लेके जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद सरिता की बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करते, बल्कि उसी की चुन्नी को उसके गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक सरिता की सांसें नहीं थम जाती है। सरिता जैसे इस दुनिया को अलविदा कह जाती है, अब उसके बाद से रमन अपने तीनों दोस्तों को घर पे भेज देता है और अपने बाइक के पास आता है और फिर अपने पास से एक ब्लेड लिख करके अपने हाथों के ऊपर चला देता है, जिसके कारण से रमन के भी हाथों से खून बहने लगता है। उसके थोड़े ही देर बाद रमन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और रमन के चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा वहां पे होने लगते हैं। उसके बाद खुद रमन ही पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को कॉल करके पुलिस वालों को कहता है, साहब कुछ लोगों ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। वाकई में रमन जब इस पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने बताता है, तब पुलिस रमन के ही कहने पे उसके तीनों दोस्तों को भी अपने
साथ गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के इन सब पे गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके इन सबको जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। आप क्या इस घटना पे सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।